विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका एक बार पुनः स्वागत है। बिंदु हमारा पिछले वीडियोज में अलंकार चल रहा था और इसी बिंदु को लेकर के हम आज पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। अलंकार में हमने अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, शब्दालंकार की तीनों अलंकारें और अर्थालंकार में उपमा और रूपक के बारे में पढ़ा। आज हम कक्षा 12 में तीसरा अलंकार जो अर्थालंकार का है, उत्प्रेक्षा, वो उत्प्रेक्षा अलंकार लेकर के आए हैं, जिसकी परिभाषा है जहां किसी काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुनः देख लीजिए कि जहां किसी काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए, पंकज नए। कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये उदाहरण हमने लिया है। अब देखिए, उदाहरण को हम समझेंगे, उससे पहले आपको यहाँ पर एक नोट लिखना है
वो क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या याद रखना है? ये इसकी एक तरीके से पहचान हो गई कि उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे हमारा यही उदाहरण है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो। क्या शब्द आया है? मानो। मानो शब्द आया है कि हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इन शब्दों में से वाचक शब्द यहाँ मानो का प्रयोग इसमें किया गया है। तो यहाँ इस नोट को याद करना अति आवश्यक है। तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको संग्रहित कर लीजिए। अब हम इसके जो ये उदाहरण है, इस उदाहरण को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसा कि परिभाषा में कहा गया है कि जहां किसी काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाती है। क्या की जाती है? बलपूर्वक संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो पंक्ति है हमारे पास, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो देखिए, जो नेत्र हैं उन नेत्रों में पंकज अर्थात कमल की संभावना व्यक्त की गई है, बलपूर्वक संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरीके से जो अश्रु हैं, जल बिंदु, उनको हिम के कणों के समान अर्थात हिम के कणों की बलपूर्वक संभावना यहाँ व्यक्त की गई है। तो इस प्रकार की परिस्थिति जहाँ बनती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो चाहे तो आप इसका स्पष्टीकरण यहाँ लिख सकते हैं। स्पष्टीकरण और यहाँ लिखेंगे उपरोक्त पंक्ति में नेत्रों में
कमल की तथा जल कणों में हिमकणों की बलपूर्वक संभावना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरीके से स्पष्टीकरण चाहे तो हम इसका लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका स्पष्टीकरण लिखा जाएगा। अब देखिए, पुनः देख लीजिए। कहती हूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। उपरोक्त पंक्ति में नेत्रों में कमल की तथा जल के कणों अर्थात अश्रुओं में हिम के कणों की बलपूर्वक संभावना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए, उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। तीन भेद माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं वे हम अब इसमें लिखना जा रहे हैं और उनको हमें समझना है। उत्प्रेक्षा का पहला भेद होता है तीन भेद माने गए हैं। पहला है वस्तु प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा। दूसरा भेद माना गया है हेतुत्प्रेक्षा। और तीसरा भेद माना गया है फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा के ये तीन भेद माने गए हैं, जिसमें से पहला जो भेद है वो पहला भेद हम लेकर के चलेंगे, वस्तुत्प्रेक्षा। तो देखिए
वस्तु उत्प्रेक्षा हम लेकर के चल रहे हैं। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार होता है। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुनः देख लीजिए, उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद वस्तु उत्प्रेक्षा। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उन्नत हिमालय से धवल यों, उन्नत हिमालय से धवल यों सुरसरी है टूटती। उन्नत हिमालय से धवल यह सुरसरी यों टूटती। हाँ, यहाँ थोड़ा यह सुरसरी यों टूटती। सुरसरी यों टूटती मानो पयोधर से धरा के। मानो पयोधर के धरा से दुग्ध धारा छूटती। दुग्ध धारा छूटती, ये पंक्ति है। उन्नत हिमालय से धवल यह सुरसरी यों टूटती, मानो पयोधर के धरा से दुग्ध धारा छूटती। तो देखिए, जैसा कि परिभाषा में आया है कि जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, तो यहां पर देखिए यहां हिमालय है, तो हिमालय में यहां पयोधर की बल
की संभावना की गई है। सुरसरी अर्थात गंगा नदी की जो सफ़ेद निर्मल स्वच्छ पानी है उसको दुग्ध की धारा के समान अर्थात उसकी संभावना यहाँ की गई है। तो इस प्रकार से जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है वहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका आता है दूसरा भेद, हेतुत्प्रेक्षा। दूसरा भेद आता है हेतुत्प्रेक्षा जब अहेतु में हेतु की जब अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है वहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए या पाँव, पाँव भी हम कह सकते हैं इसको, पाँव वही कर लीजिए जिससे समझने में दिक्कत न आए। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाँव। तो देखिए कि जब अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, जो सुकुमार स्त्रियां होती हैं कोमलांगी, उनके जो पैर होते हैं नीचे से अर्थात उनके जो तलवे होते हैं वह स्वभावतः ही या स्वभाव से ही कोमल और रक्तिमा अर्थात लालिमा लिए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें कठिन आंगन में अर्थात कठोर आंगन में चलने के कारण रक्तिम वर्ण का बताया गया है। अतः यहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति बनती है, वहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आता है इसका
तीसरा भेद आता है फलोत्प्रेक्षा जहां फल में फल की संभावना की जाती है, जहां फल में फल की संभावना की जाती है, अर्थात जो उद्देश्य नहीं होता उसे उद्देश्य मान लिया जाता है। वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उन्हें देख लीजिए कि जहां अफल में फल की संभावना की जाती है, अर्थात जो उद्देश्य नहीं होता उसे उद्देश्य मान लिया जाता है। अब देखिए यहां उद्देश्य, हाँ यहां डबल दद्दा है, उद्देश्य मान लिया जाता है, वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनहु विधितन अच्छे छवि स्वच्छ राखिजे काज। मनहु विदितन अच्छे छवि स्वच्छ राखिजे काज। द्रग पग पहुँचन को किए भूषण पायंदाज।